वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। अभी देखिए काफी दिन से राजस्थान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है जिसमें डेली एक नया मोड़ आता जा रहा है। अभी इसमें रिसेंटली क्या हुआ है, इसमें कुछ दिन से गवर्नर का रोल भी शामिल हो गया है। गवर्नर कलराज मिश्र जो है राजस्थान के, वो इस चीज में शामिल हो गए हैं। तो आज हम डिटेल में इस क्राइसिस को समझेंगे कि किस तरीके से ये क्राइसिस शुरू हुआ, पहले कांग्रेस की ये इंटरनल जो कलह थी वो किस तरीके से निकलकर बाहर आई और किस तरीके से डिस्क्वालीफाई करने की जो कोशिश की जा रही है, या सचिन पायलट खेमा जो है जिसके 19 विधायक हैं, ऐसा बताया जा रहा है सचिन पायलट खेमे की तरफ से कि उनके जो 19 विधायक हैं उनके पास जिनका सपोर्ट है, उनको आज की डेट में डिस्क्वालीफाई करने के लिए कांग्रेस हाई कोर्ट जा रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान कर रही है। इसके बाद इसमें अब नया रोल जो आया है वो आया है राजस्थान के राज्यपाल गवर्नर जो है मिस्टर कलराज मिश्र जी का। तो आज हम इस क्राइसिस के बारे में जीरो से लेके हीरो लेवल तक पूरा आपको मैं क्राइसिस समझाऊंगा। 20-25 दिन से जो भी इस चीज में चल रहा है, जो भी इस राजस्थान का इशू जो चल रहा है, कैसे शुरू हुआ, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप अगर नॉर्मल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का जो एस्पेक्ट है उसको कवर करेगा ये। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और नॉर्मल एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र का एक रोल समझने को मिलेगा कि किस तरीके से जो बोला जाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, या फिर जो पावर में है वो बोल रहे हैं कि आपसी कलह को हम पर मढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके की एक जनरल सी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम पाठशाला को प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए, यही चीज हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब देखिए, मैं आपको समझाऊं इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। बैकग्राउंड में क्या हुआ, दिसंबर 2013 में होते हैं इलेक्शन। दिसंबर 2013, इसका मतलब है कि 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री थे माननीय श्री अशोक गहलोत जी। क्लियर है? 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इनकी सरकार बहुमत सिद्ध नहीं हुआ। बहुमत सिद्ध ना होने का मतलब है अगली बार जब ये मैंडेट के लिए गए 5 साल बाद तो जनता ने इन्हें नहीं चुना। देखा जाता है कि राजस्थान में ये एक पैटर्न सा बन गया है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं हमारे मिस्टर अशोक गहलोत जी, ये 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2013 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और राजस्थान में कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्दशा इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कांग्रेस को मात्र 21 सीट मिली, 10% सीट मिली। हमारा जो राजस्थान है उसकी सीट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीट है, टोटल 200 में से कांग्रेस को मात्र 21 सीट मिली। सरकार आई भाजपा की, जिसकी मुख्यमंत्री बनी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अब क्या होता है कि गहलोत जी जो हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उनको संभालिए। नेशनल लेवल पर उन्हें कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसी वक्त क्या किया जाता है कि जो राजस्थान है उसमें पीसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं श्री सचिन पायलट जी को। सचिन पायलट जी को 2014 में अध्यक्ष बनाया गया। अब इसका मतलब क्या है, राजस्थान में कांग्रेस का जो ये पतन हुआ है 21 सीट, इससे उठाने की जिम्मेदारी आपको दे दी गई है सचिन पायलट जी को। इन्होंने बहुत टॉयलसम एफर्ट्स किए, बहुत दिन रात मेहनत की। काफी फोटोज आई हैं जिनमें इनके सर से खून निकल रहा है, इन्हें घसीटा जा रहा है। जो भी बहुत होता है कि विपक्ष के साथ जिस जिस प्रकार की भी प्रताड़नाएं की जाती हैं वो सब की गई, लेकिन ये डटे रहे। राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती दिलाई। दिसंबर 2018 में जब दोबारा इलेक्शन हुए, कांग्रेस मेजोरिटी के साथ आई, 100 सीटें इन्हें मिली, बसपा का समर्थन मिला, बाकी इंडिपेंडेंट जो पार्टीज थी उनका समर्थन मिला। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि राजस्थान में कितनी सीट्स किस पार्टी की हैं, किस तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है। अगर सचिन पायलट आज की डेट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनके साथ के जो 18 विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो क्या मिस्टर अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी
नहीं गिरेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे हम सब कुछ देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि 2018 दिसंबर में कांग्रेस मेजोरिटी के साथ आ जाती है। बेसिकली ये बेयर मिनिमम मेजोरिटी है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेजोरिटी है। अब सचिन पायलट जी ने जब इतना काम किया तो कार्यकर्ता भी और भी जो लोग हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि सचिन पायलट जी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। परंतु अशोक गहलोत जी जो है वो सीनियर लीडर हैं। सीनियर लीडर होने के साथ चीजें, दोनों जो मिनिस्टर हैं, दोनों जो नेता हैं, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, ये पहुंचे आला कमान के पास। दिल्ली में यह निर्णय किया गया कि मुख्यमंत्री बना जाएगा श्रीमान अशोक गहलोत जी को और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी श्रीमान सचिन पायलट जी को। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, किसी ने इतनी मेहनत की है, इसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो उप मुख्यमंत्री एक विधायक ही है, इससे अतिरिक्त उनके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, ये एक अपीजमेंट पॉलिसी मान लीजिए आप इसे, कि एक उप मुख्यमंत्री, दो, पांच तक उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जी इस चीज से खुश नहीं होंगे। इसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि सचिन पायलट जी को या तो होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ ऐसा पद दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। इन्हें बना दिया गया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। अब देखिए, ये इस दिन पर अगर मैं बात करूं 2018 दिसंबर में इनको क्या पोस्ट मिली है, इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। काफी अच्छी पोस्ट है अगर देखा जाए तो। लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे कि भाई मैं 21 से उठाकर आज आपको मेजोरिटी में लेकर आया हूं, आपकी सरकार बनाई है, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं टसल मन में जरूर होगी, और वो सरकार बनते ही दिखने लग गई जब मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इन्हें दिया गया पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री। यहां तक क्लियर है। अब ये जो कलह है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। अब इसको मैं समझाने के लिए कि अशोक गहलोत जी को यह पद क्यों दिया गया, सचिन पायलट जी को क्यों दिया गया, क्या रहा क्या नहीं रहा, इसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि अशोक गहलोत जी का बैकग्राउंड क्या है और श्रीमान सचिन पायलट जी का बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, अशोक गहलोत जी जो है उनका जन्म हुआ 3 मई 1951 को। इनको जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली इनके पिता जो थे वो यह काम करते थे, परंतु राजनीति में इनका इतिहास जो रहा है आज भी अगर आप देखें तो ये सत्ता पर अपना रोल निभा लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें एक जादूगर की पदवी मिली हुई है। क्लियर है। अभी भी इन्होंने सरकार बचा ली अपनी, इसलिए इन्हें जादूगर बोला गया कि ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये अशोक गहलोत जी हैं। अब ये 3 बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले ये रहे 1998 टू 2003। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में एक क्या पैटर्न बन चुका है कि ऑल्टरनेट टाइम गवर्नमेंट बनेगी। 1998 से 2003 तक बनी कांग्रेस, फिर 2003 से 8 तक बनी बीजेपी, फिर 8 से 13 तक फिर कांग्रेस, फिर 13 से 18 तक फिर बीजेपी और 18 में फिर कांग्रेस। इस तरीके का पैटर्न चला। 3 बार ये चीफ मिनिस्टर रहे। अब दिसंबर 2018 से ये अब तक चीफ मिनिस्टर हैं, जब मैं 29 जुलाई 2020 को ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे। जोधपुर मारवाड़ से ये बिलोंग करते हैं, जो वीरों की भूमि जिसे कहा जाता है, पूरे राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, उसमें भी मारवाड़ से ये बिलोंग करते हैं, जोधपुर से, जहां बड़े बड़े राणा महाराणा हुए। ठीक है। इसके बाद रिप्रेजेंट्स सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जोधपुर। ये जोधपुर में सरदारपुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहां से ये एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने के बाद ये वहां मुख्यमंत्री बनते हैं। क्लियर है। तो इनका बैकग्राउंड आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सचिन पायलट जी के बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि मैंने नाम से लिखा, सचिन राजेश पायलट, ये पुत्र हैं राजेश पायलट के, जो कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। उनके ही बेटे सचिन पायलट हैं। उनके जाने के बाद ये कांग्रेस में आए। अब देखिए इनका क्या हुआ कि 1977 में इनका जन्म हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। फॉर्मर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब इन्हें उस पद से हटा दिया गया है। इसके बाद पीसीसी के हेड थे। मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो थी उसके भी अध्यक्ष थे, जिससे भी इन्हें हटा दिया गया। तो अब ये एमएलए जो है, एमएलए टोंक, राजस्थान में जयपुर के पास एक जिला है टोंक, वहां से ये एमएलए हैं।
टॉक की भी मैं आपको एक बहुत खासियत बताता हूं कि इनका क्या, देखिए इनकी क्या, वो बोलते हैं ना एक रोल क्या है इनका, ठीक है, किस तरीके से लोग इन्हें मानते हैं। कि टॉक जो है अगर आप देखें कि एक थोड़ा मुस्लिम बाहुल एरिया है, उससे बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे वो रहे यूनुस खान, कांग्रेस के जो कैंडिडेट रहे वो रहे सचिन पायलट, लेकिन फिर भी जीते कौन? सचिन पायलट। तो लोगों की इनमें इस तरीके की भरोसा है, लोगों को इन पर एक तरीके का ट्रस्ट है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आज की डेट में टॉप से ये विधायक हैं। इसके बाद मैं बताऊं, बहुत कम उम्र में यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे कम उम्र के ये क्या बन गए? क्या बन गए? एमपी बन गए, लोकसभा सदस्य बन गए। ये बने सिर्फ 26 साल की उम्र में। मिनिमम उम्र क्या है? 25 साल। ये सिर्फ 26 साल की उम्र में एमपी बन गए। एमपी कहां से बने? ये बने 2004 से 2009 दौसा, जयपुर के पास एक जिला है दौसा, वहां से ये एमपी रहे। 2009 से 2014 तक ये अजमेर से एमपी रहे। 2014 में ये अजमेर से इलेक्शन लड़े। अजमेर से इलेक्शन हारने के बाद इन्हें पीसीसी का हेड बनाया गया। पीसीसी में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। क्लियर है दोस्तों? अब तक आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। ये मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी रहे हैं। तो अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से 2013 से गवर्नमेंट चली, 2018 में गवर्नमेंट बनी, क्या सचिन पायलट का रोल रहा, क्या अशोक गहलोत जी का रोल रहा, किस तरह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, किस तरह इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब यह टसल शुरू जब से हुई, उसको एक तरीके से ये ओपन सीक्रेट बनकर सामने आ चुकी थी, एक तरीके से खुली किताब हो गई थी। सबको पता था कि ये दोनों कद्दावर नेता जो हैं आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, इन दोनों में आपस में नहीं बनती है। अब ये चीज बोला जा रहा था कि मार्च में जब राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, राज्यसभा में 3 सीटों पर इलेक्शन है, तब ऐसा कुछ माना जा रहा था कि इस तरीके की कुछ हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन किसी तरीके से कांग्रेस ने बाड़ाबंदी करके अपने 2 जो एमपी हैं उनको राज्यसभा में भिजवा दिया। परंतु यह क्राइसिस यहां थमा नहीं, कभी ना कभी इस आंतरिक कलह जो थी उसको निकलकर सामने आना था। अब बात करते हैं यह कलह निकलकर सामने कब आई। होता क्या है, जुलाई 2020 में काफी दिन से क्या हो रहा था, सचिन पायलट जी और उनके खेमे के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो ये बोल रहे थे कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, आला कमान ने आदेश दे रखे हैं ऊपर के आला अधिकारियों को कि हमारी बातें ना मानी जाएं। इस तरीके के आरोप आज की डेट में लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है या नहीं है वो हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था की। मैं यहां पर आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं किस तरीके से चीजें चली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राज्यपाल का रोल क्या है, रोल ऑफ गवर्नर क्या है। ठीक है, एंड तक आप देखते रहिए। होता क्या है, 10 जुलाई 2020 को 10 जुलाई 2020 को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है वो नोटिस भेजता है काफी नेताओं को, जिनमें अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें भी नोटिस मिला है, लेकिन उप मुख्यमंत्री को तो नोटिस गया है। अब आप उप मुख्यमंत्री को इस तरीके का नोटिस भेज रहे हैं, एसओजी का ये नोटिस जा रहा है कि बीजेपी जो ऑपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग करवा रही है। आपने आजकल बहुत वर्ड सुना होगा ये हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग से तात्पर्य क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त, पैसे लेकर विधायकों को खरीदना, उनकी सदस्यता रद्द करवाना, फिर उन्हें बाई इलेक्शन लड़वाकर जिताकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना। इसका भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरीके से अभी प्लान चल रहा है, किस तरीके से कांग्रेस को गिराने की कोशिश की गई। ठीक है, इन सबको भी अभी हम चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, 10 जुलाई को जब एसओजी का नोटिस भेजा गया तो इससे कहीं ना कहीं बौखलाहट हुई। बौखलाहट होने के बाद ऐसा खबरें आने लगी कि 12 जुलाई 2020 को जो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, वो 18 और विधायकों के साथ, मतलब टोटल 19 विधायकों के साथ दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली चले गए हैं। अब दिल्ली में जाने के बाद वो रुके मानेसर हरियाणा में। अब मानेसर हरियाणा का जो होटल है वह भी बहुत फेमस है। पिछली जो बाड़ेबंदी हुई है एमपी में हो, कर्नाटक में हो, कहीं भी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करना हो, वह होटल आज की डेट में इस चीज का अड्डा बन गया है। अब वही होटल क्यों, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं।
एक्चुअल में क्या है, वो होटल है गुड़गांव में। गुड़गांव आता है हरियाणा सरकार के अधीन। हरियाणा में है बीजेपी की सरकार, जो है एक मेजोरिटी की सरकार। अब उस होटल के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए उस होटल की मैं फोटो ही आपको दिखा देता हूं। ये वो होटल है, ठीक है। अब इस होटल में है क्या, इस होटल में ऐसा माना जाता है कि 6 दरवाजे हैं। 6 दरवाजे अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं, जिनके बारे में अच्छी तरीके से किसी को नहीं पता। जैसे बोलते हैं ना बैकडोर एंट्री, तो मतलब किसी को भी नहीं पता कि वो सारे दरवाजे कहां कहां पर हैं। अब केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट। तो जैसा कि राजस्थान से हुआ, राजस्थान में जब एसओजी का नोटिस सर्व किया गया, तो एसओजी की जो टीम गई कि भाई हमें पूछताछ करनी है, तो वो जाएंगी एक दरवाजे से। अब वो एंटर करेंगी हरियाणा गवर्नमेंट की टेरिटरी में। हरियाणा गवर्नमेंट किसके अंडर, बीजेपी के अंडर। तो अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो उन्हें नहीं घुसने देंगे। क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं हमारे मुद्दे पर। अब क्या होता है कि 12 जुलाई को सचिन पायलट जी चले गए अपने 18 अन्य विधायकों के साथ दिल्ली। वो यहां पर मानेसर हरियाणा में रुके हुए हैं। जब ये खबरें फैलती हैं और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं तख्तापलट होने की संभावना है, 13 जुलाई 2020 को कांग्रेस बुलाती है लेजिस्लेटिव पार्टी मीट। लेजिस्लेटिव पार्टी मीट का मतलब क्या है कि विधायकों की एक पार्टी बुलाई, मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई। अब इसमें हुआ क्या, इसमें इशू कर दी गई विप। विप क्या होती है, विप एक तरीके का ऑर्डर है। ऑर्डर ये है कि आपको पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। विप का मतलब यह है कि आपको ये पार्टी ने जो गाइडलाइंस दी हैं उन्हें फॉलो करना है। अगर आप इस विप को नहीं मानेंगे, इन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ठीक है, मतलब आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पार्टी की जो गाइडलाइन है उनको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें भी सवाल उठे। सवाल क्या उठे कि एक्चुअल में जो व्हिप इशू की जाती है, वो जब सदन चल रहा होता है उस समय ही इशू की जाती है। क्लियर है, जैसे कोई बिल पास करना है, बिल पास करना है तो सरकार को यह दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं, हमारे सभी एमपी जो है वो हमारे साथ हैं। अगर संसद की बात करूं मैं, तो जब सभी विधायकों को साथ दिखाना है तो उसमें क्या होता है कि पार्टी एक व्हिप जारी कर देती है और व्हिप को फॉलो करना आवश्यक हो जाता है। अब यहां पर क्या किया गया, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई गई और उसमें व्हिप इशू कर दी गई। अब जो आपके सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं, 19 मेंबर जो हैं, उन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप व्हिप को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यह एक कारण बनेगा कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब ऐसा होते ही कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भाई कांग्रेस से सचिन पायलट तथा 18 अन्य विधायक जो कांग्रेस के हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इसका विरोध करने स्पीकर ने नोटिस दे दिया कि भाई इनके विधायक इनको रद्द करो। अब क्या होता है, पायलट खेमा पहुंचा हाईकोर्ट कि सर आप हमारी जो सदस्यता है उसको इस तरीके से रद्द नहीं कर सकते। क्यों? रीजन बीइंग कि जो व्हिप है वो इस तरीके से इशू नहीं की जा सकती। व्हिप सिर्फ इशू की जा सकती है जब सदन चल रहा हो। अभी सदन नहीं चल रहा है, तो इस पर बहस जारी है। देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट निकलकर क्या आता है। अभी के लिए यह मुद्दा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्लियर है। अब इस बीच क्या होता है, पायलट को जो एक तरीके से वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, ऑफिशियली उन्होंने नहीं बोला है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन जब आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पार्टी विरोधी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनता है कि आप पार्टी में नहीं रह पाएंगे। इसी बीच क्या किया गया, उन्हें जो उप मुख्यमंत्री की पोस्ट है और पीसीसी चीफ की जो पोस्ट है उससे बर्खास्त कर दिया गया। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। आगे देखिए, इस बीच जब उन्हें हटाया गया तो नया पीसीसी चीफ बनाया गया मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा जी को। ये मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, इन्हें बना दिया गया। ये आज की डेट में एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं हमारे राजस्थान के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इन विधायकों को ले जाकर की जाती है बाड़ाबंदी, जो आज की डेट में एक बहुत प्रचलन में चलने लग गई है ये चीज कि तख्ता पलट करना है या अपने विधायकों को बचाना है तो बाड़ाबंदी कर दी जाए।
अब बाड़ाबंदी में क्या होता है कि आपकी पार्टी के या आपके समर्थन के जितने भी विधायक हैं उन्हें एक स्थान पर एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, अब उन्हें फोन दिया जाना नहीं दिया जाना, वो कितना उनको स्ट्रिक्ट रखना है नहीं रखना, वो तो खैर डिपेंड करता है। जैसा कि बोला जा रहा है कि साहब सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनसे ले लिए गए हैं सारे मोबाइल, लेकिन अशोक गहलोत खेमे के जो विधायक हैं उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। खैर वो जो भी चीज है, बाड़ाबंदी में क्या होता है कि आप सबको एक साथ रख लिया जाएगा और जब तक चीजें सॉल्व नहीं हो जाती हैं, जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती हैं, आपको वहीं रखा जाएगा, जिससे कि सरकार की जो तोड़ मरोड़ की जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तख्ता पलट करने की जो राजनीति की जा रही है, उसे संभव ना होने दिया जाए। क्लियर है? तो पायलट ग्रुप ने बोला कि सर हमारे साथ 19 विधायक हैं, ऐसा पहले बोल रहे थे वो कि 30 विधायक हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 30 नहीं निकले, उनके साथ थे 19 विधायक, मतलब इंक्लूडिंग मिस्टर सचिन पायलट। तो ऐसा मीडिया को इन्फॉर्म किया गया और वो रुके हुए हैं मानेसर हरियाणा के होटल में, जिसका बारे में मैंने आपको बता दिया। गहलोत ग्रुप जो है उसमें टोटल 109 मेंबर हैं, जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी या अन्य जो विधायक हैं मंत्री हैं वो बता रहे हैं। वो रुके हुए हैं फेयरमाउंट होटल। ये देखिए मैंने आपको फोटो दिखाई है, इस तरीके का होटल है, ये सारे विधायक बैठे हुए हैं। डेली खबरें आती हैं कि आज उन्होंने पिज्जा बनाना सीखा या जो भी करना सीखा कुछ भी, तो इस तरीके के बाड़ाबंदी की जा रही है। क्लियर है? अब आगे क्या होता है आगे समझते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से तोड़ मरोड़ की राजनीति चलती है, किस तरीके से तख्ता पलट चलता है। अब देखिए हुआ क्या है, मैं आपको पहले पूरी गणित समझा देता हूं। राजस्थान में कांग्रेस के आज की डेट में है टोटल 107 मेंबर, जिसमें 6 विधायक जो हैं बसपा से टूटकर आ गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बसपा है जिसकी सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने भी बोला कि भाई हम हमारे विधायक टूटकर चले गए हैं, हम भी इसके अगेंस्ट के कार्रवाई करेंगे और हम भी हाई कोर्ट जाएंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वो चीजें भी चली हुई है। तो बसपा के 6 विधायक भी आज की डेट में कांग्रेस में है। प्लस मैंने आपको देखिए अलग पेन से वो बना रखा है बीटीपी। ठीक है, जो ट्राइबल पार्टी है उनके 2 विधायक हैं, उनका कांग्रेस को समर्थन प्राप्त है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उनके 2 विधायक हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। इंडिपेंडेंट जो है उसमें टोटल 13 विधायक हैं, जिसमें से 12 विधायक जो है उनका समर्थन अशोक गहलोत जी को प्राप्त है। इस तरीके से, और एक है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल जो है। ठीक है, तो उनके जो है चौधरी अजीत सिंह जी, जो चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह जी कौन? जिन्होंने फॉर्म किया था लोकदल। ठीक है, उन्होंने फॉर्म किया लोकदल। लोकदल के हेड थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जी जिन्होंने बना ली आरएलडी, वो भी आज की डेट में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस के पास आज की डेट में 124 विधायकों का सपोर्ट है। क्लियर है? ऑपोजिशन में है बीजेपी। बीजेपी के पास खुद के विधायक हैं 72, 72 प्लस एक उनके पास इंडिपेंडेंट है और 3 है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके फाउंडर हैं, जिसके हेड हैं हनुमान बेनीवाल जी। क्लियर है? इस तरीके से 76 विधायक बीजेपी के पास हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखिए सत्ता का गणित किस तरीके से चलता है। अब मान लीजिए कांग्रेस में से टूटते हैं 30 विधायक, जैसा कि पहले बताया गया था कि कांग्रेस में सचिन पायलट खेमे में आज की डेट में 30 विधायक हैं। अगर 30 विधायक टूटते हैं तो कांग्रेस के पास कितने रह जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, 124 अगर टोटल है और अगर इंडिपेंडेंट्स को भी तोड़ लिया जाए तो उनकी बात अलग है। अभी मैं बताऊं तो 107 में से 30 गए तो बचे 77। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद क्या होता है, अगर 30 डिस्क्वालीफाई हो गए, देखिए क्या होता है, 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, 10वां शेड्यूल जो हमारे संविधान का है, उसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर आप पार्टी तोड़कर जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता कर दी जाएगी रद्द। अब सदस्यता अगर रद्द कर दी गई है तो 200 में से मतलब विधायक कितने रह जाएंगे, 200 माइनस 30, 170 विधायक रह जाएंगे। अब 170 विधायक जब रह गए तो मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए, बाई 2 प्लस 1। यहां तक क्लियर होता है? मतलब मेजोरिटी के लिए चाहिए 86 विधायक। ठीक है, अब उनके पास कितने रह गए थे, 107 माइनस 30, 77। क्लियर है? अब इसमें प्लान क्या था कि बाकी विधायक जो हैं उनको भी किसी तरीके से या हॉर्स ट्रेडिंग से या किस तरीके से भी खरीदा जाए और सरकार को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की जाए। यहां तक क्लियर है दोस्तों? लेकिन यह चीज सफल नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास ही पूरे 30 विधायक नहीं हुए। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आज की डेट में भी गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी मेजोरिटी है, बहुमत हासिल है, और सरकार को अगले 6 महीने तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं कि इसमें गवर्नर का रोल क्या है। बहुत दिन से ये चीज चर्चा में चल रही है कि कांग्रेस सत्र बुलाना चाहती है, लेकिन जो हमारे राज्यपाल हैं मिस्टर कलराज मिश्र जी, वो इस चीज की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसके बारे में हम समझते हैं कि गवर्नर का एक्चुअल में रोल होता क्या है, राज्यपाल क्या भूमिका अदा करते हैं। तो देखिए, यह आरोप हमेशा लगते गए हैं कि जब भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब भी ये सत्ता में रही है तो इन्होंने मिसयूज किया है गवर्नर के ऑफिस का, और जब ये लोग ऑपोजिशन में रहे हैं तो उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाए हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, गवर्नर के ऑफिस को यूज किया जा रहा है। क्योंकि इनडायरेक्टली जो गवर्नर है उन्हें बोला जाता है पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सेंटर। क्यों? क्योंकि केंद्र के निर्देशों पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इनको, क्या, राज्यपाल को। क्लियर है दोस्तों? तो राज्यपाल कहीं ना कहीं एक समर्थक होते हैं किसके, केंद्र की जो सत्ता है उसकी, ठीक है। तो चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, जो भी मेजोरिटी में रहा, उस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने राज्यपाल की जो पद है उसका मिसयूज किया है। क्लियर है? तो अब भी यहां पर यही हो रहा है, लेकिन राज्यपाल जो हैं उनके पद की गरिमा इस प्रकार की होती है कि उन्हें क्या होता है, अपने डिस्क्रिशन से काम लेना होता है और इंडिपेंडेंट भूमिका निभानी होती है। तो अब समझते हैं कि राज्यपाल को क्या पावर्स दी गई हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 26/11/1949 को हमने बनाया और एनफोर्स कर दिया 26 जनवरी 1950 को, उसके अनुच्छेद नंबर 163 में क्या बोला गया है। अब देखिए, जो मैंने रेड कर रखे हैं ना, उन्हें ध्यान से समझिए। 163 के सब क्लॉज 1 में बोला गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। शैल का मतलब क्या है कि होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि इसको ऑप्शनल बना दिया जाए। यहां पर मे नहीं लिखा हुआ है या कुछ और नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है देयर शैल बी। कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक वर्ड इतना रोल प्ले करता है। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड, चीफ मिनिस्टर उसके हेड होंगे। यही चीज आर्टिकल 74 जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कही गई है। टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, इसका मतलब क्या है, गवर्नर को सहायता देने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए। यही चीज आर्टिकल 74 में प्रेसिडेंट के लिए कही गई है। Clear है? That there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the prime minister. वो sorry, president. Clear है दोस्तों? In the exercise of his function, except, अब देखिए इस वर्ड को समझिए, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. Discretion का मतलब होता है विवेक। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि गवर्नर को जनरली एड एंड एडवाइस, जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके परामर्श पर ही कार्य करना है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब राज्यपाल अपने स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय ले। क्लियर है दोस्तों? डिस्क्रिशन की पावर दी जा रही है गवर्नर को। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा समझते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिस्क्रिशन से कार्य किया गया या नहीं किया गया, तो द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन द डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल। गवर्नर ने जो डिसीजन दे दिया वही फुल एंड फाइनल रहेगा, आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिशन का मतलब कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मानना ही छोड़ देंगे सरकार का, चुनी हुई सरकार जो है, जिनके पास मेजोरिटी है, उनको नहीं मानेंगे और आप बोलेंगे कि डिस्क्रिशन ही डिस्क्रिशन है मेरे पास। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसे भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कहां डिस्क्रिशन यूज की जा सकती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये है आर्टिकल 163। सेम आर्टिकल 74 जो है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए है। यहां तक क्लियर होता है? अब मैं बताऊं कि मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों के जो आर्टिकल हैं इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल था उसमें अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट।
42nd अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एड एंड एडवाइस। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दे दी उसको मानना ही पड़ेगा। ही इज बाउंड, वो क्या है, बाध्य है इस चीज को मानने के लिए। क्लियर है दोस्तों? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज बोली गई जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तब ये बात बोली गई। इसके बाद जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में, तब बोला गया कि नहीं भैया इतना स्ट्रिक्ट मत रखो, ऐसा करो कि एक बार प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि भैया तुम एक बार देख लो क्या कर रहे हो, आप एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसके बाद जो रिटर्न किया, यू आर बाउंड टू फॉलो दैट। ठीक है, उसके बाद आपको वो एड एंड एडवाइस माननी ही पड़ेगी। यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंट से डिफरेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्क्रिशन है ये अनलिमिटेड नहीं है, तो कब यूज कर सकते हैं? व्हेन कैन अ गवर्नर यूज द डिस्क्रिशन? जब when the chief minister has lost the support of the house and his strength is debatable। इसका मतलब क्या है कि जब जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने सपोर्ट खो दिया है, मतलब ऐसा माना जाए या फिर ऐसा लगने लगे कि उनके पास बहुमत नहीं है, तब वो अपनी डिस्क्रिशन को यूज कर सकते हैं। अब बहुमत सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? फ्लोर टेस्ट। ठीक है, फ्लोर टेस्ट करना होगा। फ्लोर टेस्ट पे क्या होता है कि आप चेक करते हैं कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। अगर बहुमत है तो सरकार कंटिन्यू करेगी, अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। क्लियर है? तो अगर ऐसा है कि डिबेटेबल है कि चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है या नहीं है, सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं है, तो उस केस में जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये माना गया, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये जो कोरोना का जो पेंडेमिक है, कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, यह एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बन चुकी है कोविड-19 की कि इसमें भी गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 174 में भी देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दो आर्टिकल हैं जो, देखिए मुद्दा क्या चल रहा है। मुद्दा यह चल रहा है कि कांग्रेस जो सरकार है वो चाहती है कि सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि ऐसा पेंडेमिक है, इसमें आप किस तरीके से जो हमारे विधायक हैं, देखिए 200 की आपके पास सीटिंग है, 200 विधायक हैं, प्लस उनके साथ 500 से लेकर 1000 जो हैं वो एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, अगर विधायक आएंगे तो वर्किंग स्टाफ भी आएगा, तो इतने लोगों को कहां आप बिठाएंगे? जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन चल रही हैं, तो इन्हें क्यों ना ऑनलाइन चलाया जाए, इनमें क्यों ना वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाए? तो इस तरीके का तर्क है राज्यपाल का। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और हमारी जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो कह रहा है कि सर ये जो चीजें हैं कि विधानसभा में क्या करना है, आपका काम है सत्र के लिए परमिशन देना। सत्र के अंदर, सदन के अंदर क्या होगा, यह सारे अधिकार जो है वो है विधानसभा अध्यक्ष के, तो वो सारा काम विधानसभा अध्यक्ष मैनेज करेंगे, यह चीज आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, ऐसा बोला जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? तो अब मैंने पढ़ा 174, आर्टिकल 174 क्या बोलता है कि द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit। मतलब जब गवर्नर को लगे तब वो दे, गवर्नर को ना लगे तो ना दे। लेकिन एक्चुअल में जो है वो चीज जो चली आ रही है वह ये है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन को मानना ही होता है, ही इज बाउंड। और वो क्या करते हैं कि नॉर्मल प्रोसीडिंग के लिए 21 दिन का समय दे सकते हैं कि आज आप बोल रहे हो तो आपको 21 दिन का समय है, आप 21 दिन के अंदर अंदर तैयारी कर लीजिए और उसके बाद आप सत्र बुला सकते हैं। लेकिन अगर आपको अर्जेंसी है कि भाई मुझे तो आज ही सत्र बुलाना है, तो मुझे अर्जेंसी क्लैरिफाई करें, मुझे बताएं कि क्या ऐसी अति आवश्यकता है जिसकी वजह से आप सत्र बुला रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? अब
इशू जो चल रहा है वो क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूं। इशू चल रहा है ये कि कांग्रेस नहीं कह रही है डायरेक्टली कि सर हम फ्लोर टेस्ट बुला रहे हैं, हम फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसके बारे में कि भाई क्यों कांग्रेस चाहती है कि सत्र बुलाया जाए, जबकि जबकि जब भी ऐसे तख्ता पलट की नौबत आई है तो सत्ता पक्ष ने यही कोशिश की है कि सत्र ना बुलाया जाए, क्योंकि ना सत्र बुलाया जाएगा, ना फ्लोर टेस्ट होगा, ना मेजोरिटी टेस्ट हो पाएगी और ना ही सत्ता गिर पाएगी, सरकार गिर पाएगी। लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के केस में तो उल्टा हो रहा है। जो मध्य प्रदेश में हुआ उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी क्या चाह रहे थे कि सत्र ना बुलाया जाए, तब बुलाया गया। यहां पर क्या चाह रहे हैं अशोक गहलोत जी कि सत्र बुलाया जाए, तब नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये टसल चली हुई है। अब हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई बुलाना है नहीं बुलाना मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है ना। तो देखो 2016 का उत्तराखंड केस और 2016 का ही कौन सा केस, अरुणाचल प्रदेश का केस। इसको मैं बता देता हूं कोर्ट ने क्या बोला कि जब व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी इज इन क्वेश्चन अ फ्लोर टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड एट द अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। लेकिन मुद्दा तो यही है यहां पर, ना तो ऑपोजिशन मतलब ना तो बीजेपी ना सचिन पायलट खेमा किसी ने भी ये नहीं बोला है कि कांग्रेस की मेजोरिटी जो है खतरे में है, फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तो कैसे बुलाएं। 2016 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें नाबम रेबिया और बामंग फेलिक्स जो थे वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर का जो केस था, उसमें अरुणाचल प्रदेश में यह बोला गया कि पावर टू समन द हाउस इज नॉट सोनली वेस्टेड इन द गवर्नर। इसका मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला है कि भैया बुलाओ तो बुलाओ, आपके पास सोनली कोई पावर नहीं है कि आपने बोल दिया कि भैया मैं तो नहीं बुला रहा, मैं गवर्नर ठहरा हूं। तो इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल जो है उन्हें डिस्क्रिशन से काम लेना चाहिए, लेकिन अगर सत्ता पक्ष कह रहा है तो उसकी बात को भी मानना चाहिए, क्योंकि वो जो है इलेक्टेड लोग हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वाई कांग्रेस इज इंसिस्टिंग। कांग्रेस इसके पीछे क्या तर्क दे रही है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो उन्होंने तर्क दिया है वो उन्होंने यह दिया है कि हमारे 6 बिल जो हैं कोरोना के टाइम में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जनता का वेलफेयर हमें करना है, उससे रिलेटेड स्कीम्स जो है वो रुकी हुई है, उन 6 बिल्स को पास करना है। ठीक है। अब मैं आपको शुरू की चीज लिंक करके यहां पर लाता हूं कि मैंने आपको क्या बताया कि व्हिप इशू की जाती है अगर किसी बिल को पास करना है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या है कि सचिन पायलट खेमे ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। कांग्रेस नहीं छोड़ी है तो आज की डेट में भी वो व्हिप मानने के लिए बाध्य है। होगा क्या कि जब ये बिल इशू कराने की बात आएगी, बिल को पास कराने की बात आएगी, कांग्रेस इशू करेगी व्हिप, व्हिप को फॉलो नहीं करेंगे सचिन पायलट और उनका खेमा, तब यह एक ग्राउंड बन जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन का, और इस तरीके से सचिन पायलट खेमे को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा लीगली। तो दोस्तों ये पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस चला हुआ है, ऐसा मानते हैं। देखिए ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्र बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना किसी ऑपोजिशन ने बोला है ना किसी और ने बोला है कि आप बुलाएं, सत्र बुलाएं, फ्लोर टेस्ट कराएं ना कराएं। खैर जो भी है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये राजनीति चलती रहेगी। हमारा काम है कि हम समझें कि भारतीय राज्य व्यवस्था किस तरीके से चलती है, राज्यपाल का रोल क्या होता है, स्पीकर का रोल क्या होता है, इन सब को हमने डिटेल में समझा। जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया। इसी तरीके की अगर और वीडियोस और मुद्दे पर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में वीडियोस बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा भारत है, हम उम्मीद करते हैं ये भारत अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे, मेरा भारत अमर रहे मां। जय हिंद।